नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, एक राजनीतिक परिघटना हो रही है। देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है जिसकी ओर लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सबका ध्यान भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है उसकी, केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। तो वो पार्टियां तोड़ रही है, पार्टी में मिला रही है या पार्टियों को अलग कर रही है। ये सब इन सब बातों की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी भी काफी चर्चा हुई कि तृणमूल कांग्रेस का क्या हुआ चुनाव की हार के बाद। चुनाव की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ हुआ उस सब का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही है। सच्चा तथ्यों पर जरा गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में एक भी अतिरिक्त सदस्य के समर्थन की भाजपा को अपनी सरकार चलाने के लिए जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को क्यों तोड़ेगी? जहां तक लोकसभा सदस्यों की बात है, आप कह सकते हैं कि उनको 2/3 बहुमत जुटाना है लोकसभा और राज्यसभा में, इसके लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये आरोप लगा सकते हैं और लग सकता है, और इसमें मैं कहता हूं कि सच्चाई भी है। ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से गलत है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का यह हाल क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी के कारण। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कारण यह हाल हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की राजनीति से खत्म कर देना चाहती है, ये भी मान लेते हैं। तो जरा सा दूर जाइए दक्षिण की ओर, तमिलनाडु में क्या हो रहा है उसकी ओर जरा नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा कि ये नेशनल फिनोमिनन है। ये कोई एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला बदलाव है, परिवर्तन है। तृणमूल कांग्रेस को तो आप बीजेपी के खाते में डाल सकते हैं। बीजेपी जो है बदला ले रही है, बदले की भावना से काम कर रही है, पार्टी को तोड़ रही है, पार्टी को खत्म कर रही है, ये सब कुछ कह सकते हैं। और बहुत से लोग होंगे जो इसको मान लेंगे कि बड़ी स्वाभाविक बात है, बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन तमिलनाडु में तो बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी कोई प्लेयर भी नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई नेता नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी सत्ता में आती हुई भी नहीं दिख रही है, सत्ता में कभी थी भी नहीं। जब से राज्य बना है देश की आजादी के बाद से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी या सरकार बनाने के करीब भी नहीं पहुंची। विधानसभा में उपस्थिति बड़ी मुश्किल से होती है। वो द्रमुक के साथ या अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस करते हैं, तब कभी 2 कभी 3 सीटें जीत जाते हैं, इससे ज्यादा की स्थिति नहीं आती। यही हाल लोकसभा में होता है। लोकसभा में भी बीजेपी 2-3 से ज्यादा सीटें, वो भी गठबंधन में, कभी जीती नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा में तमिलनाडु से, क्योंकि वो अकेले लड़ी थी। अन्ना द्रमुक जो उसकी सहयोगी थी उससे पहले, उसके साथ भी नहीं लड़ी। नतीजा ये हुआ कि वोट शेयर बढ़ गया क्योंकि सीटें ज्यादा लड़े, तो इसलिए दिखाई देता है कि वोट शेयर बढ़ गया। लेकिन वो वास्तविकता नहीं, वो राजनीतिक वास्तविकता नहीं है। आप अगर केवल 4-5 सीटों पर लड़ेंगे और अगर आप जो है 23-24 सीटों पर लड़ेंगे तो जाहिर है कि आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूं कि एआईएडीएमके का क्या हो रहा है। वो तो भाजपा नहीं कर रही है। अन्ना द्रमुक को तो भाजपा नहीं तोड़ रही है। उसके 6 विधायक अब तक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उसके 47 विधायक चुनाव में जीते थे, उनमें से 25 ने विश्वास मत का जब प्रस्ताव आया, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का जो प्रस्ताव आया, विश्वास का प्रस्ताव आया विधानसभा में, अन्ना द्रमुक के 25 विधायकों ने समर्थन किया सरकार का, जबकि वो बैठे विपक्ष में है। और टीवीके ने उनको सरकार में भी शामिल नहीं किया, उनको अपने गठबंधन का भी हिस्सा नहीं बनाया। फिर भी उन्होंने समर्थन किया, और जो 2/3 नहीं होता, कायदे से उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, उसके लिए पिटीशन किया लोग विधानसभा अध्यक्ष को, अन्ना द्रमुक के नेता ई पलनीस्वामी ने। लेकिन उसके बाद बीच बचाव हुआ, दोनों गुटों में समझौता हो गया और वो केस वापस ले लिया गया, तो उनकी सदस्यता बच गई। वो वैसे भी जाती, इसमें मुझे शक है, क्योंकि मामला जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास जाता, जो सत्तारूढ़ दल का है, तो वो उस पर फैसला
देने की बजाय उसको लटकाए रखते और फैसला देते भी तो अंततः वो मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट में लटका रहता। तो इस विधानसभा के कार्यकाल में उसके बारे में फैसला नहीं आने वाला था। लेकिन अन्ना द्रमुक के विधायक ही नहीं, उसके 300 जिला पदाधिकारी अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से और टीवीके ज्वाइन कर चुके हैं। कोई कहीं आपने देश में कहीं किसी अखबार की किसी मीडिया चैनल पे आपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक खबर पढ़ी है टीवीके अन्ना द्रमुक को तोड़ रही है कि वो अन्ना द्रमुक को खत्म कर देना चाहती है? अन्ना द्रमुक के अंदर लड़ाई है और ये लड़ाई शुरू हो गई थी जयललिता के निधन के बाद 2016 में। ई पलनिस्वामी मुख्यमंत्री बने, 2021 का चुनाव विधानसभा का उनके नेतृत्व में और उनके मुख्यमंत्री रहते लड़ा गया और पार्टी चुनाव हार गई। उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने और पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद 2026 का चुनाव उन्होंने एनडीए में भाजपा के साथ और कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ा और सिर्फ 47 सीटें मिली। तो लगातार 3 चुनाव ईपीएस के नेतृत्व में अन्ना द्रमुक हार गई। अन्ना द्रमुक में जो कुछ हो रहा है उसका कारण यह है, टीएमसी में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसका भी कारण यही है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके बारे में उसके कार्यकर्ताओं और उसके नेताओं को लग रहा है कि अब ये हमें चुनाव नहीं जिता सकते। पार्टी में वही लोग रहना चाहते हैं जिनको लगता है कि जो सबसे बड़ा नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो हमें चुनाव जिता सकता है। जिताएगा कि नहीं वो तो बात की बात है, जिता सकता है। जब तक ये विश्वास है तब तक पार्टी के साथ है। जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाता है पार्टी छोड़ देते हैं। और पार्टी इसलिए छोड़ देते हैं कि कोई वैचारिक आधार नहीं है। मैं बार बार तुलना करता हूं 1984 से भाजपा 2 सीटों पर सिमट गई, लेकिन भाजपा के किसी नेता ने पार्टी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनके अंदर यह अविश्वास पैदा नहीं हुआ कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें भविष्य में चुनाव नहीं जिता सकता। उनकी उम्मीद बरकरार रही, उनका भरोसा बना रहा, इसलिए उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। और दूसरी उससे बड़ी बात थी कि वो एक वैचारिक आधार पर पार्टी से जुड़े थे। केवल विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य बन जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए नहीं जुड़े थे। तो इसलिए उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो टीएमसी हो या अन्ना द्रमुक, किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। इन पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनका जुड़ाव किसी विचारधारा से नहीं है। उनका जुड़ाव सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है जीत या जीतने की संभावना। जीत नहीं मिल रही है तो जीतने की संभावना बनी रहे, इस आधार पर लोग बने रहते हैं। जिस दिन वो संभावना खत्म हो जाती है या वो उम्मीद टूट जाती है, फिर पार्टी में उसी तरह से बिखराव होता है जैसे टीएमसी में हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जैसे तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक में हो रहा है। तो टीएमसी के बाद अगली पार्टी है अन्ना द्रमुक, जो राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने जा रही है। अब तमिलनाडु में अगला चुनाव सबसे पहले जो होगा वो 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद 2021 में विधानसभा का चुनाव होगा। तो समय लंबा है, इसलिए कोई तात्कालिक जो है दबाव भी नहीं है इन पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर कि अरे तुरंत चुनाव आने वाला है, अभी चुनाव देख लेते हैं फिर बाद में देखेंगे, ऐसा भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात लीडरशिप। लीडरशिप का महत्व पहले भी था, लेकिन पिछले 25-30 सालों में लीडरशिप का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यह महत्व बढ़ा है रीजनल पार्टीज के इमरजेंस के बाद से। किसी भी रीजनल पार्टी को उठाकर देख लीजिए, उसकी जो ताकत है उसकी लीडरशिप में है। चाहे वो जाति के आधार पर है, चाहे क्षेत्रवाद के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे उस राज्य की अस्मिता के आधार पर बनी हो, लेकिन लीडरशिप की ताकत से ही पार्टी की ताकत बनी हुई है। अगर लीडरशिप नहीं है फिर पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहना कठिन होता है। और जब उम्मीद खत्म हो जाती है, भरोसा टूट जाता है, तो पार्टी टूटती है और टूट रही है। और ये एक पार्टी की नहीं बात है, महाराष्ट्र चले जाइए, उद्धव ठाकरे का देखिए। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी।
शिवसेना ऐसा नहीं है कि जब बनी तब से चुनाव ही जीत रही है। सिर्फ एक बार 1995 में जीती थी। भाजपा के गठबंधन में तब भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। निर्दलियों के और छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद दूसरी बार 2014 में सरकार बनी। भाजपा के साथ नहीं लड़े थे, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा के साथ आ गए, इसलिए सरकार में थे। और 2019 में उनको गलतफहमी हो गई कि वो भाजपा से बड़े हो गए हैं या भाजपा से बड़ा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को लगा कि हम बड़े नेता हैं, तो उन्होंने भाजपा को धोखा दे दिया। गठबंधन को बहुमत मिला था, उस जनादेश का उन्होंने अपमान किया और छोड़कर उन लोगों के साथ चले गए जिनके खिलाफ जनादेश लेकर आए थे, यानी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। नतीजा क्या हुआ? आज पार्टी कहीं है ही नहीं। जो मूल पार्टी थी वो एकनाथ शिंदे ले गए, उसका झंडा, बैनर, पार्टी का चुनाव चिन्ह, नाम सब कुछ ले गए। उद्धव ठाकरे के हाथ क्या लगा? 8 सांसद जीत कर आए थे, 6 उसमें से भी चले गए। अब पार्टी कितने दिन तक, कितने महीने या साल कहने में थोड़ा दिक्कत हो रही कि क्या कुछ साल तक भी टिकी रह सकती है, इसमें भी शंका है। शरद पवार कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई 1999 में, 27 साल पहले। 27 साल में शरद पवार, जिनको महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, वो अपनी पार्टी को कभी सत्ता नहीं दिला सके। कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। पहले चुनाव के बाद जो है पोस्ट पोल अलायंस किया और सरकार बनाई, और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें प्री पोल अलायंस किया। 2 चुनाव जीते गठबंधन में और उसके बाद से फिर लौटकर सत्ता में नहीं आए। आखिरी चुनाव कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का गठबंधन 2009 में जीता था। आज हम जब बात कर रहे हैं 2026 है, आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। 17 साल में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर भी सत्ता में नहीं आ पाए, जब तक कि उद्धव ठाकरे भाजपा को धोखा देकर इनके साथ नहीं आए, तब 2.5 साल की सत्ता आई। आज शरद पवार की पार्टी की हालत देख लीजिए। भतीजा पार्टी लेकर चला गया, पार्टी का सिंबल, झंडा, नाम सब ले गया। अब वो कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल की। सर्वाइवल कैसे हो? परिवार के दोनों धड़े मिल जाएं, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अभी। तो उनकी कोशिश है कि एनडीए में आ जाए। एनडीए में आने की कोशिश ही ये बताता है कि शरद पवार ने मान लिया है कि अब उनकी पार्टी का भविष्य अगर कुछ बचा है तो भाजपा के साथ रहने में बचा है, वरना कुछ नहीं बचा है। तो केवल ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़ रही है, पार्टियों को खत्म कर रही है, हम जो मूल पॉलिटिकल फिनोमेना है उसको इग्नोर कर रहे हैं कि रीजनल पार्टीज में खास तौर से लीडरशिप की क्राइसिस पैदा हो रही है, क्योंकि वंशवाद पर आधारित पार्टियां थी या जाति पर आधारित पार्टियां थी। जाति का जो इलेक्टरल डिविडेंड था वो लगातार कम हो रहा है, वंशवाद का इलेक्टरल डिविडेंड लगातार घट रहा है। और उसके घटने, वंशवाद का डिविडेंड घटने का कारण यह भी है कि जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप आ रही है उसका उस तरह का प्रभाव नहीं है, उसका जनाधार वैसा नहीं है, उसमें वो चुनाव लड़ने और जिताने की क्षमता नहीं है, इसलिए मोहभंग हो रहा है। बीजेपी अगर नहीं तोड़ती, जैसे कि आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में तो बीजेपी नहीं तोड़ रही है, लेकिन फिर भी पार्टी टूट रही है। एक ऐसी पार्टी टूट रही है जो अभी 3 साल पहले बनी और पहले ही चुनाव में सत्ता में आ गई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर भी जो है उसके साथ जाने को जो दशकों से साथ हैं अन्ना द्रमुक के, वो नेता तैयार है। तो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है अन्ना द्रमुक में लीडरशिप की। ई पलनीस्वामी के बारे में अब ये प्रमाणित हो गया है कि वो चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रखते, तो उनकी पार्टी के बड़े नेता ही उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो पार्टी में लगातार मतभेद नहीं, अब विद्रोह चल रहा है। पहले उन्होंने पार्टी के और नेता जो प्रभावशाली नेता माने जाते थे उनको अलग किया, टीटीवी दिनकरन, शशिकला, ओ पनीरसेल्वम, इन तीनों लोगों को अलग किया। वापस लेने को तैयार नहीं हुए, ओ पनीरसेल्वम जो है डीएमके के साथ चले गए। शशिकला और दिनकरन ने अलग पार्टी बना ली,
एनडीए के साथ अलायंस कर लिया। ई पलनीस्वामी अपने को मजबूत कर नहीं पाए, पार्टी को कमजोर और करते गए। उनमें आखिर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता भरोसा क्यों करे? जो राजनीति में रहना चाहता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है, वो ई पलनीस्वामी के साथ क्यों रहेगा? उसी तरह से जो चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव जीतना चाहता है, वो ममता बनर्जी के साथ क्यों रहेगा? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी थी बहुजन समाज पार्टी की। मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है मायावती उत्तर प्रदेश की। आज उनकी पार्टी की हालत देख लीजिए। उनकी पार्टी को किसने तोड़ा? उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश किसने की? उनकी लीडरशिप पर उनके लोगों को भरोसा नहीं रह गया। अब चूंकि जाति पर आधारित पार्टी थी, तो जो उनका कोर वोट है, जाटव वोट, उसके कारण पार्टी अभी तक राजनीतिक रूप से सरवाइव कर रही है। जिस दिन जाटव बीएसपी को छोड़ेगा, बीएसपी खत्म हो जाएगी। तो इस बदलाव को देखिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से ये सच्चाई छिप नहीं सकती है। जो भारतीय राजनीति में ये बदलाव आ रहा है, उसके जो 3-4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है किसी भी विचारधारा का अभाव। जो सबसे बड़ा ग्लू होता है राजनीति में, वो विचारधारा का होता है। या ग्लू कहिए या चुंबक कहिए, वो सबसे बड़ा विचारधारा का होता है। उसके बाद लीडरशिप का होता है। लीडरशिप की लोकप्रियता, उसका जनाधार और चुनाव जिताने की क्षमता होता है। और वो भी अगर नहीं हो, तो कम से कम ये विश्वास बना रहे कि भविष्य में वो ऐसा कर सकता है, तब तक पार्टी नहीं टूटती। इंडिविजुअल 1-2 लोग, 4 लोग चले जाएं, वो अलग बात होती है। लेकिन बड़ी टूट या बड़ा बिखराव इस तरह का नहीं होता जब तक कि भरोसा ही न खत्म हो जाए लीडरशिप में। वही हो रहा है तमिलनाडु में, वही हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वही हो रहा है महाराष्ट्र में। और आप देखते रहिए। अभी जो है, आपने सिर्फ एक हिस्सा देखा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का। 2027 के बाद आप समाजवादी पार्टी में भी यही होते हुए देखेंगे। जो बहुजन समाज पार्टी का हाल है, वही 2027 के चुनाव के कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी का होगा। तो जो समस्या का जो मूल है, उसकी ओर ध्यान जाना चाहिए। उसको ठीक करने की कोशिश अगर नहीं होगी, तो यह सिलसिला चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।